ये है एंड्रोमेडा, हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्टिक नेबर। इतने सारे स्टार्स, ये समंदर की रेत के जैसा है। पर जरा सोचिए, इनमें से हर एक डॉट असल में एक विशाल स्टार है जिसे हम 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से भी इंडिविजुअली देख पा रहे हैं। हर स्टार के पास शायद उसके अपने प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, उसकी अपनी एक कहानी होगी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अभी-अभी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की सबसे गहरी और पूरी इमेज बनाई है जिसे हमने आज तक देखा है, और हम इसे एक नई लाइट में देख रहे हैं। एक ऐसी शानदार और चमकीली लाइट कि जब तक हम गैलेक्टिक न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं, स्टार्स इतने डेंसली पैक्ड हैं कि वे एक शानदार ठोस गोल्डन ग्लो की तरह दिखाई देते हैं। ये रात के स्काई में दिखने वाली कोई कोमल स्पाइरल नहीं है। एंड्रोमेडा हिंसा का घर है, एक ऐसी जगह जिसकी प्रेजेंस आसपास वालों के लिए, जिसमें हम भी शामिल हैं, विनाशकारी परिणाम लाती है। युग वचन की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए एक पड़ोसी सफर पर चलिए और शायद किसी दूसरी गैलेक्सी की अब तक ली गई सबसे प्रभावशाली इमेज को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें उसके 200 मिलियन स्टार शामिल हैं। हम दिखाएंगे कि कैसे हबल के इस जबरदस्त नए पोर्ट्रेट का उपयोग एंड्रोमेडा के उथल-पुथल भरे अतीत को एक साथ जोड़ने और इसके भविष्य में होने वाली हिंसा की प्रिडिक्ट करने के लिए किया जा रहा है। हम एंड्रोमेडा को 1000 से भी ज्यादा सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसे पहली बार 964 एडी में फारसी एस्ट्रोनॉमर अब्दुल अल रहमान ने देखा था, जिसने जो देखा उसे एक नेबुलस स्मीयर बताया। हमें उससे बेहतर लोग तब तक नहीं मिला जब तक कि लगभग 700 साल बाद 15 दिसंबर 1612 को साइमन मैरियस टेलीस्कोप के माध्यम से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ऑब्जर्व करने वाले पहले व्यक्ति नहीं बन गए। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से इस जाहिरा तौर पर धुंधली नेबुला के और डिटेल सामने आए। चार्ल्स मेसियर ने इसे ऑफिशियली 1764 में M31 के रूप में क्लासिफाई किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू में से एक 100 साल बाद आया। रॉस के तीसरे अर्ल विलियम पार्सन्स एक अगूब लेकिन सन की एमेचर एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने आयरलैंड के बिर कासल के बगीचे में 72 इंच का विशाल लिवाइथन ऑफ पार्सन्स टाउन टेलीस्कोप बनवाया था। ये लगभग 70 सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना रहा। पार्सन्स ने इस दैत्याकार स्कोप का इस्तेमाल M51 नामक नेबुला की स्पाइरल स्ट्रक्चर को स्पॉट करने के लिए किया, या जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं, व्हर्लपूल गैलेक्सी। ये पहली बार था जब किसी नेबुला में स्पाइरल स्ट्रक्चर देखी गई थी, और इस डिस्कवरी ने उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स के बीच इंटरेस्ट की बाढ़ ला दी थी। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान अन्य नेबुले की ओर मोड़ा, इसका नतीजा ये हुआ कि एमेच्योर ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर आइजैक रॉबर्ट्स ने 1888 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की पहली फोटोग्राफ ली, और वो फोटो, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्पष्ट स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाती है। इस फोटोग्राफिक एविडेंस के बावजूद भी साइंटिस्ट्स पक्के से नहीं जानते थे कि एंड्रोमेडा क्या है, लेकिन उन्होंने इसे क्लासिफाई किया हजारों अन्य स्पाइरल नेबुले के साथ, जिनमें एक और चीज कॉमन थी, वे रात के स्काई में बाकी स्टार्स की तरह मूव नहीं करते थे। इस रियलाइजेशन ने 19th सेंचुरी के एंड में एस्ट्रोनॉमर्स के बीच सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक को प्रेरित किया। क्या स्पाइरल नेबुले हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा थे, या क्या आइलैंड यूनिवर्सेस से परे भी दूसरी आइलैंड यूनिवर्सेस हो सकती हैं? 1925 में एडविन हबल ने इस इशू को सुलझा दिया। हबल ने एंड्रोमेडा नेबुला में 2 सेफिएड वेरिएबल्स की पहचान की, जिन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स के रूप में जाना जाता है। इन वेरिएबल स्टार्स का उपयोग गैलेक्टिक डिस्टेंसेस को मापने के लिए किया जा सकता है, उनकी पीरियड और ल्यूमिनोसिटी के बीच के कोरिलेशन के कारण। हबल ने कैलकुलेट किया कि ये सेफिएड्स लगभग 1 मिलियन लाइट ईयर्स दूर थे, जो उनके मिल्की वे की सीमाओं के भीतर होने के लिए बहुत ज्यादा थे, जिसकी चौड़ाई उस समय 300,000 लाइट ईयर से ज्यादा नहीं होने का अनुमान लगाया गया था। उस एक रियलाइजेशन के साथ हबल ने प्रूव कर दिया कि एंड्रोमेडा अपने आप में एक गैलेक्सी थी, और यूनिवर्स अचानक से किसी के पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। ये उन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए निराशाजनक रहा होगा जो सोचते थे कि एंड्रोमेडा सिर्फ एक नेबुला है। हबल की इस डिस्कवरी के बाद कि यूनिवर्स मिल्की वे से आगे फैला हुआ है, हमने अनगिनत गैलेक्सीज की खोज की है, लेकिन हम अब भी उस गैलेक्सी के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जिसने हमारी आंखें स्पेस की वास्टनेस की ओर खोली, हमारा कॉस्मोलॉजिकल नेक्स्ट डोर नेबर। एंड्रोमेडा ने शायद हमें अपनी गैलेक्सी से भी ज्यादा ये सिखाया है कि गैलेक्सीज काम कैसे करती हैं। दरअसल मिल्की वे में गैलेक्टिक स्ट्रक्चर का स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि हम उसके अंदर हैं। रास्ते में रुकावट डालने वाली बहुत सारी चीजें हैं। इंटरस्टेलर डस्ट लाइट को बिखेर सकता है ताकि ऑब्जेक्ट्स अपनी असलियत से ज्यादा लाल दिखें। सटीक डिस्टेंसेस मापना मुश्किल है, और कभी-कभी डिटेल्स फोरग्राउंड के नॉइस के कारण ब्लॉक हो जाते हैं।
हालांकि एंड्रोमेडा या M31 में इनमें से कई इश्यूज नहीं हैं। लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये एक ऐसी जगह है जहां हम गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन का अपेक्षाकृत बिना किसी रुकावट के स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इस लेबोरेटरी का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए हमें साफ इमेजेस चाहिए। एक्सपर्ट्स और एमेचर्स ग्राउंड बेस्ड और स्पेस टेलीस्कोप्स ने एंड्रोमेडा को कई अलग-अलग एंगल्स, रेजोल्यूशंस और वेवलेंथ से देखा है, लेकिन 16 जनवरी 2025 को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक इमेज जारी की जिसने हमारे पिछले सभी प्रयासों को शर्मिंदा कर दिया। एंड्रोमेडा को ऑब्जर्व करने के 10 कठिन सालों के बाद इसने अब तक का सबसे बड़ा फोटो मोजाइक तैयार किया है। 1000 से भी ज्यादा हबल ऑर्बिट्स में लिया गया। इसमें 600 से भी ज्यादा स्नैपशॉट्स और 2.5 बिलियन पिक्सेल्स शामिल है। इसका रिजल्ट एंड्रोमेडा का सबसे गहरा और पूरा नजारा है जो हमने आज तक देखा है। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये इमेज एंड्रोमेडा को लगभग एज ऑन दिखाती है, जो अर्थ से हमारे नज़ारे के रिलेटिव 77 डिग्रीज झुकी हुई है। इसमें आप दाईं तरफ नॉर्दर्न रीजन और बाईं तरफ सदर्न रीजन देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि एंड्रोमेडा में 1 ट्रिलियन स्टार्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने धुंधले हैं कि हबल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी उनका पता नहीं लगाया जा सकता। फिर भी ये 200 मिलियन स्टार्स को रिजॉल्व करने में सक्षम था, जिससे ये यूनिवर्स की किसी भी गैलेक्सी की अब तक ली गई सबसे डिटेल्ड इमेज बन गई है। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी की इस तरह की शानदार सेंसेस के साथ साइंटिस्ट इसके हिस्ट्री के बारे में, ये हमारी अपने कॉस्मिक होम से कैसे कंपेयर करती है और ये फ्यूचर में कैसे इवॉल्व हो सकती है, इसके बारे में और रिवील कर पाए हैं। हम जानते हैं कि एंड्रोमेडा एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका माप लगभग 150,000 लाइट ईयर्स है, जिसकी आर्म्स इसके न्यूक्लियस से स्काई भर में फैली हुई हैं। इस क्लासिफिकेशन के बावजूद इसकी कई फीचर्स काफी अनयूजुअल हैं और इस नई इमेज की बदौलत हम ये समझना शुरू कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। फैक्ट प्रोग्राम या पैनक्रोमैटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेजरी के कंक्लूजन के साथ 2015 में बनाई गई ये इमेज एक्सट्रीमली जूमेबल है और ऐसा होना भी चाहिए। हबल ने एंड्रोमेडा के स्टार फॉर्मिंग डिस्क के 1/3 हिस्से को फोटोग्राफ करने में 3 साल से ज्यादा समय बिताया। ये इमेजेस नियर अल्ट्रावायलेट से लेकर नियर इंफ्रारेड तक 6 स्पेक्ट्रल बैंड्स में ली गई थी। यदि आप बाहरी रीजन पर एक नजर डालें तो आप स्टार फॉर्मेशन की एक अंडाकार रिंग देख सकते हैं जो एंड्रोमेडा के न्यूक्लियस से लगभग 10 किलोपार्सेक्स की दूरी पर पाई जाती है। ये नवजात स्टार्स इस रीजन के बाकी सभी स्टार्स की तुलना में ज्यादा नीले और इसलिए ज्यादा गर्म हैं। वे मेटल रिच भी हैं, जिसका मतलब है कि उनमें हीलियम या हाइड्रोजन से भारी एलिमेंट्स शामिल हैं। जितना ज्यादा आप जूम इन करेंगे उतने ही ज्यादा ये इंडिविजुअल स्टार्स दिखाई देंगे। हबल टीम का कहना है कि ये इतने ज्यादा हैं कि समुद्र के किनारे पर रेत के कणों की तरह दिखाई देते हैं। रेजोल्यूशन वाकई में उतनी अच्छी है। स्टार फॉर्मेशन की इस रिंग ने एस्ट्रोनॉमर्स को उलझा दिया और ये अकेली चीज नहीं थी। 2006 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप पर इंफ्रारेड एरे कैमरा द्वारा ली गई इमेजेस का उपयोग करते हुए रिसर्चर्स को एक दूसरी इंटरनल डस्ट रिंग मिली जो एंड्रोमेडा के केंद्र से लगभग आधे किलो पार्सेक की दूरी पर स्थित थी। ये सीधे नजारे में छिपी हुई थी। शुरू में साइंटिस्ट ने मान लिया था कि ये ओवरलैपिंग स्टेलर ऑर्बिट्स के डेंस रीजन से संबंधित एक मिनी स्पाइरल थी। दोनों रिंग्स का मतलब था कि जो साइंटिस्ट्स देख रहे थे वो सिर्फ एक एनोमली नहीं कर सकती थी। लेकिन वे कहां से आए? ये रिंग्स एंड्रोमेडा के अतीत का रहस्य खोलने वाली थी। दशकों से साइंटिस्ट ने गैलेक्सी को देखा था और हिंसक अतीत का सुझाव देने के लिए बहुत कम एविडेंस पाया था, लेकिन इन रिंग्स ने एक अलग कहानी दिखाई। जैसा कि एस्ट्रोनॉमर और 2006 की स्टडी के लेखक डेविड ब्लॉक ने कहा, ये डस्ट रिंग्स एक तालाब में लहरों की तरह हैं। और लहरें कहां से आती हैं? एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से। ये सही है। साइंटिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ये रिंग्स लगभग 210 मिलियन साल पहले एंड्रोमेडा और उसकी साथी गैलेक्सीज में से एक के बीच एक कोलिजन के अवशेष यानी रेमनेंट्स थे। ठीक उसी तरह जैसे एक पत्थर को तालाब में गिराया जाता है, एंड्रोमेडा और इस दूसरी गैलेक्सी के बीच के इम्पैक्ट ने डस्ट की शॉकवेव्स पैदा की जो डिस्क के माध्यम से फैली और 2 भूतियां यानी घोंसली निशान छोड़ गईं, जिन्हें हम आज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्लॉक और उनके सहयोगियों ने इस इम्पैक्ट के लिए ड्वार्फ गैलेक्सी मेसिया 32 को दोषी ठहराया। आज ये एंड्रोमेडा के केंद्र से सिर्फ 5 किलो पार्सेक दूर पाई जाने वाली स्टार्स की एक चमकदार धुंधली हेज के रूप में दिखाई देती है। जब उन्होंने इम्पैक्ट को फिर से बनाने के लिए न्यूमेरिकल सिमुलेशंस चलाए तो लेखकों ने पाया कि एक आमने सामने की कोलिजन उन रिंग्स को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम थी जिन्हें हम आज देखते हैं।
बाहरी रिंग में एक स्पष्ट छेद है जो तब बना जब ये एंड्रोमेडा की स्पाइरल के साथ गुंथा गया, और सिमुलेशंस इस फीचर को भी रिक्रिएट करने में सक्षम थे। 2006 में उस डिस्कवरी के बाद से कई लोगों ने सोचा कि हमने अपने गैलेक्टिक नेबर के आघात की सीमा को रिवील कर दिया है, लेकिन हबल की बदौलत एंड्रोमेडा अपने बारे में और रहस्य बताने वाली थी। दरअसल एंड्रोमेडा की 2015 की इमेज न सिर्फ फैट सर्वे के बल्कि फास्ट सर्वे के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई थी। इसने एंड्रोमेडा के सदर्न रीजन को फोटोग्राफ करने के लिए मूल प्रोग्राम का विस्तार किया और 2021 से 2024 तक चला। फास्ट ने जनसंख्या में और 90 मिलियन स्टार्स जोड़े और गैलेक्सी के स्टार फॉर्मिंग डिस्क के 2/3 हिस्से को कवर करने के लिए अपने स्कोप का विस्तार किया। इस सदर्न फोकस सर्वे की आवश्यकता इस रियलाइजेशन से पैदा हुई कि एंड्रोमेडा के पोलर रीजन्स लगभग एक जैसे नहीं है। सदर्न रीजन नॉर्थ की तुलना में कहीं ज्यादा विचलित दिखाई देता है और इसलिए एंड्रोमेडा के हिंसक इतिहास के ज्यादा एविडेंस रखता है और खोजने के लिए बहुत सारे युद्ध के निशान हैं, बैटल स्कार्स। आप इसे हबल इमेज में ठीक से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत धुंधला है, लेकिन जायंट सदर्न स्ट्रीम एंड्रोमेडा की एक विशाल फीचर है जो गैलेक्सी के सदर्न डिस्क से हेलो तक लगभग 150 किलो पारसेक तक फैली हुई है। आप इसे एक गैलेक्सी के मलबे की धारा के रूप में सोच सकते हैं जिसे एंड्रोमेडा की ग्रेविटी ने उसके स्टार्स से छीन लिया था। GSS डिसिपेशन लेस है, जिसका मतलब है कि इसमें मौजूद स्टार्स ठंडे हैं और उनमें गैस की कोई खास अमाउंट नहीं है। उनके रास्ते अब भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन वे हीट रेडिएट नहीं करते और स्ट्रीम में अन्य स्टार से टकराते नहीं हैं। ये उन पत्थरों की तरह हैं जो अलग अलग घर्षण रहित ट्रैक्स पर लुढ़क रहे हैं। GSS, M32 और इनर हेलो के साथ एंड्रोमेडा में पाए जाने वाली 3 सबसे प्रमुख मेटल रिच फीचर्स हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए उनकी शेयर्ड मेटलिसिटी से पता चलता है कि वे सभी एंड्रोमेडा के हिस्ट्री में एक और बड़े कोलिजन इवेंट के प्रोडक्ट थे जो रिंग्स बनाने वाले कोलिजन से भी बड़ा था। लेकिन इस इवेंट ने एक परिचित विरोधी यानी एंटागनिस्ट है। 2018 की एक स्टडी ने इस बड़े कोलिजन की जांच करने की कोशिश की और मेसिया 32 पर, मेसिया 32 के पूर्वज पर स्पॉटलाइट डाला। कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशंस ने एंड्रोमेडा के सबसे संभावित शिकार को मेसिया 32 के एक शुरुआती वर्जन के रूप में नामित किया, जिसका नाम था M32P। अपने सुनहरे दिनों में इस प्राचीन मेटल रिच गैलेक्सी का मास 25 बिलियन सन्स का था और ये 5 और 2 बिलियन साल पहले एंड्रोमेडा के साथ मिल गई थी। इसकी गैस को एंड्रोमेडा की ज्यादा फोर्स वाली ग्रेविटी ने सोख लिया होगा, जिसने स्टार फॉर्मेशन का एक विस्फोट शुरू किया, जिसने आज जो हम अपने गैलेक्टिक नेबर में स्टार्स देखते हैं उनमें से लगभग 5वां हिस्सा बनाया। और इससे भी ज्यादा हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि वे कौन से हैं। एंड्रोमेडा में बिलियन स्टार्स हैं जो मध्यवर्ती आयु के हैं और एस्ट्रोनॉमर्स सालों से ये समझाने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि ऐसा क्यों है। उन्होंने उम्मीद की थी कि एंड्रोमेडा की स्टेलर पॉपुलेशन हमारी मिल्की वे की तरह लगेगी, बल्ज और हेलो में बहुत पुराने स्टार्स के अलग अलग क्षेत्र और पतली डिस्क में युवा स्टार्स। हालांकि अगर ये मध्यम आयु के स्टार्स M32P के साथ विलय के दौरान बने थे, तो अंत में हमारे पास एक जवाब है कि एंड्रोमेडा में स्टार फॉर्मेशन की ये दूसरी लहर कहाँ से आई। ज्यादा प्रूफ के लिए हमें बस हबल की नई इमेज में M32 को देखना है। अगर हम थ्योरी के साथ जाते हैं तो हम जो देख रहे हैं वो M32P का छिला हुआ कोर है और वो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही बैठता है। M32 में एक सेंट्रल ब्लैक होल है जिसका मास अपेक्षाकृत कम है, 1.8 और 5 मिलियन सोलर मासेस के बीच में, और एस्ट्रोनॉमर्स इसका उपयोग ये जानने के लिए कर सकते हैं कि एंड्रोमेडा के साथ विलय होने से पहले इसका सेंट्रल बल्ज कितना बड़ा रहा होगा। ये कैलकुलेशंस दिखाते हैं कि M32P का सेंट्रल बल्ज छोटा था, जो बताता है कि विलय के दौरान गैलेक्सी एंड्रोमेडा के केंद्र में पूरी तरह से क्यों नहीं डूबी। इसके बजाय छिला हुआ कोर गैलेक्सी के बाहरी किनारों पर जीवित रह सका, जहां वो आज भी मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा, ये अभी भी एक थ्योरी है, लेकिन ये एंड्रोमेडा के परेशान अतीत के बारे में बहुत से सवालों का जवाब देती है और इसकी कई असामान्य फीचर्स को एक साथ जोड़ती है। लेकिन चीजें अभी भी इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। एंड्रोमेडा के चारों ओर 36 अलग अलग ड्वार्फ गैलेक्सीज है और इनमें से कोई भी गैलेक्सी पास्ट में इसके साथ इंटरैक्ट कर चुकी होगी। ये केवल अब है जब हमारे पास अपने पड़ोसी का इतना हाई रेजोल्यूशन व्यू है। हबल का धन्यवाद कि हम इसके सैटेलाइट्स के साथ छोटे पैमाने के इंटरैक्शंस के संकेतों को देखना शुरू कर सकते हैं। कौन जाने कि हमें क्या मिलेगा।
लेकिन ये सब अतीत के बारे में नहीं है। ये शानदार इमेज हमें भविष्य के बारे में भी बता सकती है, हमारे भविष्य के बारे में। लोकल ग्रुप के दो सबसे बड़े ग्रेविटेशनली बाउंड मेंबर्स के रूप में एंड्रोमेडा और मिल्की वे को अक्सर कोलिजन के लिए सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक माना जाता है। 2012 में ये अनुमान लगाया गया था कि एंड्रोमेडा 110 किलोमीटर पर सेकंड की दर से हमारी गृह गैलेक्सी की ओर गिर रही है और लगभग 4 बिलियन सालों में टकराएगी। बेशक ये शायद कोई थ्रेट नहीं है जिसके बारे में मानव जाति को कभी चिंता करने की जरूरत होगी, लेकिन ये सोचना फैसिनेटिंग है कि अगर कभी कोलिजन होता है तो ये दोनों प्यारी गैलेक्सीज कैसे बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि आप ये कल्पना करना शुरू कर दें कि मिल्कोमेडा कैसा लगेगा, ये हाईलाइट करना महत्वपूर्ण है कि ये अभी भी एक डिबेट है। हबल की नई इमेज की बदौलत हमारे पास ये मानने का कारण है कि हमारी गैलेक्सी एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रह सकती है। इस साल पब्लिश हुए एक पेपर में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के टिल स्वाला और उनके सहयोगियों ने लोकल ग्रुप के मॉडल्स को परिष्कृत करने के लिए हबल डेटा का उपयोग किया। विशेष रूप से फैट सर्वे ने एंड्रोमेडा के भीतर 55 सिफेड्स की डिस्टेंसेस को मापा। इन डेटा को लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड जैसी अन्य लोकल ग्रुप गैलेक्सीज के ऑर्बिट के साथ मिलाकर ये दिखाया गया कि हमारी गैलेक्सी का भाग्य कहीं ज्यादा अनिश्चित था। अगले 10 बिलियन सालों में एंड्रोमेडा के साथ विलय की केवल 50% चांस थी। बिलियंस ऑफ इयर्स में हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड का क्या होगा, ये भविष्यवाणी करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब जब हम इसकी वर्तमान स्थिति को इतनी स्पष्टता से देख सकते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फैट और फास्ट प्रोग्राम का 10 साल का प्रयास अब समाप्त हो गया है, लेकिन काम यहीं पर नहीं रुकता। 75 के अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स को कवर करने के लिए पर्याप्त डिटेल के साथ साइंटिस्ट्स इस इमेज के भीतर छिपे रहस्यों को खोजने में कहीं से भी पूरे नहीं हैं, और ये क्लूज की एक जाहिर तौर पर कभी न खत्म होने वाली धारा में से एक है। हबल ने भले ही अब अपना ध्यान कहीं और मोड़ लिया हो, लेकिन इस साल जून में चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से और इमेजेस जारी की गईं, जिसमें एंड्रोमेडा के सुपरमैसिव ब्लैक होल को अभूतपूर्व डिटेल में दिखाया गया था। हर ऑब्जर्वेशन के साथ और डिटेल जुड़ती जा रही है और एंड्रोमेडा की कहानी अगले कुछ सालों में और भी ज्यादा पूरी हो जाएगी, और अब तक ये अच्छी कहानी बनती जा रही है। लेकिन इस बीच मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको एंड्रोमेडा के करीब ला दिया होगा। अगर आप युग वचन के वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।